हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML की ड्रैग एंड ड्रॉप API के बारे में देखा था कि कैसे हम इमेज को ड्रैगेबल ट्रू किया था। उसके बाद हमने एक डिव लिया था जिसके अंदर हमने ड्रॉप अलाउ किया था। हमने इमेज को ड्रैग करके हमारा जो डिव जिसे हमने ड्रॉप अलाउ किया है वहाँ पर हमने ड्रैग करके ड्रॉप किया था। इसके लिए रिलेटेड जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप रिलेटेड APIs थी वो हमने लास्ट सेगमेंट में देख ली थी। सो आई होप कि आपने जो भी उसमें प्रैक्टिकल दिया गया है लास्ट सेगमेंट के अंदर वो आपने खुद से परफॉर्म किया है। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हुई है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। सो दैट वाज ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप API। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज के ऊपर, HTML वेब स्टोरेज API। सो स्टोरेज से शायद हमें थोड़ा पता चलता है कि आज का जो सेशन होगा वो हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं उसके ऊपर है, बट डिटेल में हम देखेंगे कि वेब स्टोरेज की जो APIs अवेलेबल है उसके थ्रू हम ये काम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेब स्टोरेज। सो वेब स्टोरेज क्या है? सो वेब स्टोरेज में जब भी हम कोई एप्लीकेशन या वेब पेज लोड करते हैं तो हमारा जो वेब पेज है तो यूजुअली उसके अंदर देयर आर पॉसिबिलिटी हमसे कोई डेटा कलेक्ट किया जा रहा हो। लेट्स से अगर आप कोई वेबसाइट गो थ्रू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल और उस वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म दिया हुआ है, सो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जब आप फॉर्म फिल आउट करते हो तब आप नेम, एड्रेस या पिन कोड जैसी डेटा आप एंटर करते हो। तो जब आप अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स को गो थ्रू करते हो तब सेम डेटा आपको बार बार फिल करना पड़ता है कभी कभी। लेट्स से अगर मैं किसी टाइप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ या मैं किसी एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो। तो उस केस में मुझे मेरा नाम हर कॉलेज के फॉर्म में एंटर करना होगा, या तो मेरा एड्रेस है, पिन कोड है, फ़ोन नंबर है, वो मुझे अगर मैं 5 कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 5 बार एंटर करना है, 15 कॉलेज में कर रहा हूँ तो 15 बार करना है। सो इस केस में क्या होता है, हम जो भी डेटा एंटर करते हैं वो हमें रिपीटेडली हमें बार बार एंटर करना पड़ता है। तो उस केस में हमारा जो वेब स्टोरेज है वो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। वेब स्टोरेज क्या है? अगर हमने किसी वेब पेज के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर एक बार अगर हमने वो डेटा एंटर किया है तो हमें नेक्स्ट टाइम जब हम सेम वेब पेज को गो थ्रू कर रहे होते हैं तब हमें फिर से वो डेटा एंटर नहीं करना होता है। यूजिंग दी स्टोरेज हमारा डेटा फैच होके आ जाता है और हमारा डेटा वहाँ वेबसाइट पर या वेब पेज के ऊपर दिखाई देने लगता है। तो यूजुअली जो ये काम होता है वो कुकीज़ के थ्रू होता है। कुकीज़ क्या है? तो कुकीज़ भी एक स्टोरेज ही है, बट कुकीज़ के अंदर हम मैक्सिमम 5 MB जितना डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सो कुकी क्या होती है? कुकी इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरेज जो हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर प्रोवाइड किया जाता है और यूजिंग द कुकी हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं कुकी के अंदर। कुकी के अंदर वैल्यू पेयर के एग्जांपल में डेटा स्टोर होता है। लेट्स से अगर मैं नेम लिख रहा हूँ और मेरा नाम एंटर करता हूँ, सो इट्स लाइक नेम, फिर उसकी वैल्यू होगी नेम, जो भी मेरा नाम होगा वो। लेट्स से फ़ोन नंबर, तो मेरा फ़ोन नंबर और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो। सो यहाँ पे वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर इसे हम कहते हैं यूजुअली कि नेम की वैल्यू, फ़ोन नंबर की वैल्यू, एड्रेस की वैल्यू, पिन कोड तो पिन कोड की वैल्यू। सो यहाँ पे की वैल्यू पेयर हम देख सकते हैं कि जो भी एक एट्रीब्यूट है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, तो उसके रिलेटेड एक वैल्यू है। तो इस वे में कुकी में डेटा स्टोर होता है, बट जो भी डेटा होता है वो मैक्सिमम 5 MB जितना ही हम स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं कि HTML का जो API के थ्रू हमें स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है वो हमें इस कुकी से तो ज़्यादा ही डेटा स्टोर करने के लिए मतलब एक लिमिट बढ़ा के हमें देता है। सो अब ये वेब स्टोरेज क्या है? तो यूजुअली जब हम कुकीज़ की जगह पर HTML का वेब स्टोरेज यूज़ करते हैं तो उससे हम HTML वेब स्टोरेज API के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। HTML का जो वेब API थ्रू हमें वेब स्टोरेज अवेलेबल हो रहा है उसके 2 टाइप्स है। पहला है लोकल स्टोरेज और दूसरा है सेशन स्टोरेज। बिकॉज हम ये स्टोरेज API के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका नाम विंडो डॉट लोकल स्टोरेज एंड विंडो डॉट सेशन स्टोरेज, इस वे में हमें ये API अवेलेबल होती है। अब जैसा कि यहाँ पे नाम दिया गया है लोकल स्टोरेज, सो लोकल स्टोरेज क्या है? लोकल स्टोरेज मीन्स हम जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम के ऊपर फिजिकली स्टोर होता है। इट मीन्स सिस्टम में किसी जगह पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है लोकली।
विथ नो एक्सपायरेशन डेट। जैसा कि यहाँ स्लाइड में लिखा है, स्टोर्स डेटा विथ नो एक्सपायरेशन मीन्स जो भी हमारा डेटा सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट होती नहीं है, वो लाइक अनलिमिटेड टाइम स्टोर होता है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज मीन्स लेट्स से मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया है, तो मेरा लॉगिन करते ही मेरा सेशन स्टार्ट होता है और जैसे ही मैं उस वेबसाइट से लॉग आउट करता हूँ मेरा सेशन वहाँ पे क्लोज हो जाता है। इट मीन्स जो मेरा डेटा है वो सेशन स्टार्ट से लेके सेशन क्लोज होने तक ही स्टोर होता है। जैसे ही मेरा सेशन ओवर होता है मेरा डेटा लॉस्ट हो जाता है। इट मीन्स नो द डेटा वो अब एक्सेसिबल नहीं होता है, मुझे फिर से लॉगिन करके फिर से सेम डेटा एंटर करके मुझे मतलब लॉगिन करने के बाद मुझे वापस से मेरा डेटा एक्सेस हो पाएगा। दिस मीन्स हमारा डेटा सेशन वाइज स्टोर होता है। अगर मैंने मेरा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह किसी सेशन में मतलब किसी वेब पेज के ऊपर लॉगिन करने के बाद ऐड किया है तो वो उस लॉगिन सेशन के स्टार्ट होने से लॉग आउट होने तक ही मेरा डेटा एक्सेसिबल रहेगा। तो ये होता है हमारा सेशन स्टोरेज। मेनली जो डिफरेंस है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में एक्सपायरेशन लिमिट नहीं होती है और वो फिजिकली स्टोर होता है हमारे सिस्टम में। सेशन स्टोरेज में हमारा डेटा फिजिकली स्टोर नहीं होता है, वो कुकीज़ जैसी चीज़ में ही स्टोर होता है, बट वो जब तक हमारा सेशन एक्सपायर नहीं होता तब तक वो हमारा डेटा स्टोर रहता है। तो ये होते हैं HTML वेब स्टोरेज API के दो टाइप्स, लोकल स्टोरेज और दूसरा है सेशन स्टोरेज। अब हम सेम चीज़ दोनों चीज़ें लोकल और सेशन एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहले हम हमारा सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं और सबलाइम टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे मेरा सेट करता हूँ HTML एंड व्हेन आई टाइप HTML मेरा फॉर्मेट जनरेट हो जाता है। तो बिकॉज ये मेरा प्रोग्राम लोकल स्टोरेज के ऊपर है, एग्जाम्पल लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे हम बॉडी के अंदर भी काम करेंगे। और बिकॉज जैसा हमने आगे देखा था कि जो भी हमारी API है, API एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट मस्ट होता है, तो हम जो भी हमारा स्टोरेज रिलेटेड काम है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। सो अब हम प्रोग्राम में जो हमारा HTML पोर्शन है वो हम बॉडी में लिखेंगे और रेस्ट पोर्शन जो हमारा जावास्क्रिप्ट का है वो हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है बॉडी के अंदर हम एक डिवीजन बना देंगे जहाँ पे हमने जो भी डेटा स्टोर किया है उस डेटा को हम शो अप कराएंगे। सो लेट्स से मुझे एक ऐसा एग्जांपल बनाना है जिसके अंदर मैं एक नेम स्टोर कर रहा हूँ मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर, और जब भी मैं उस लोकल स्टोरेज को एक्सेस करूँगा तब मुझे एज अ रिजल्ट जो भी मेरा फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो मैंने स्टोर किया है वो मुझे एज अ रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पे मैं मैन्युअली कुछ स्टोर नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिकली एक डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर मैं सेव कर दूंगा और फिर मैं उसको फैच करके आउटपुट के अंदर शो कराऊंगा। सो बिकॉज मुझे आउटपुट में एक नाम शो कराना है तो मैं उसके लिए लेता हूँ p टैग, और बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं मैं लूँगा एक ID, लेट्स से ID में देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे दैट्स इट, मेरा p टैग खत्म करते हैं। सेव करते ही इस प्रोग्राम को हमारा फोल्डर यहाँ पे लोकल स्टोरेज .html, साथ ही हम इस प्रोग्राम को रन भी करेंगे। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है गूगल क्रोम के अंदर और यह है हमारा सबलाइम टेक्स्ट। ओके, सो जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पे जो रिजल्ट हमें कहाँ शो कराना है वो हम ले आए हैं। अब हम इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब हमने कंडीशन लिख दी, हमारे फंक्शन का मेन टास्क यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो इफ कंडीशन के बाहर हमें क्या करना है, हमारा जो वैल्यू है क्लिक काउंट का उसको हमें हमारे जो रिजल्ट ID है वहाँ पे शो अप कराना है। सो जो हम हर बार करते हैं सेम वे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमारा जो ID है रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब इसके अंदर हमें क्लिक काउंट की वैल्यू प्रिंट करानी है। सो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके की लिखेंगे, यू हैव क्लिक द बटन। अब यहाँ पे हम कितनी बार बटन को क्लिक कर रहे हैं वो प्रिंट करा रहे हैं। सो यू हैव क्लिक द बटन प्लस, और इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा सेशन स्टोरेज डॉट क्लिक काउंट जो हमारा वेरिएबल है वो, ओके, प्लस
टाइम्स। ओके, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देकर सेव। अगर हमने हमारा सेशन स्टोरेज एग्जिस्ट करता है और सेशन स्टोरेज ब्राउज़र में सपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में हम हमारे रिजल्ट के अंदर प्रिंट करा रहे हैं कि यू हैव क्लिक द बटन दिस मैनी टाइम्स। और इन केस अगर हमारा नहीं हो रहा है, नहीं सपोर्ट करता है, तो उस केस में इस इफ़ के बाहर हमें लिखना है। सो ये जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ इस ये जो इफ़ हमारा क्लोज हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे हम लिखेंगे सेम लाइन डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML इक्वल्स योर ब्राउज़र doesn't support वेब स्टोरेज सेव। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट किया है। अब हम इसे सेव करते हैं और इसके आउटपुट में जाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ बटन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है योर ब्राउज़र डजंट सपोर्ट दी वेब स्टोरेज। मीन्स मेरा जो सेशन स्टोरेज है वो या तो सपोर्ट नहीं कर रहा है या तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, एंड दैट्स द वे, दैट्स द केस, हमें ये नहीं हमारा रन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर हमें हर बार जो आउटपुट मिल रहा है उसका रीज़न है कि हमने जो इफ़ कंडीशन लिखी है उसके बाद हमने ये जो लाइन है वो मैंडेटरी एग्जीक्यूशन में लिखी है। मीन्स हमने यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट डिफाइन नहीं किया है। सो एल्स के अंदर हम लिखेंगे ये हमारा लाइन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये पोर्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एवरी टाइम ये ओवरराइट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है। सो अब हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे इस प्रोग्राम को। रीलोड क्लिक मी, सो यू हैव क्लिक द बटन 1 टाइम। सो मेरे इस करंट सेशन में मैं इस बटन को जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार मेरा जो बटन 1 टाइम है, मतलब जो नंबर है वो मेरा अपडेट होता रहेगा। सो लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ 2 3 4 5 6, मीन्स मैं जितनी भी बार इसे क्लिक करूंगा उतनी बार मेरा नंबर अपडेट होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जब मैंने ये टैब ओपन किया है मीन्स मेरा सेशन स्टार्ट हो चुका है इंटरनली, और मेरे उस सेशन के अंदर मेरा मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ। सो उस सेशन के इस वेरिएबल के अंदर मेरा वैल्यू स्टोर हुआ है और वहाँ से वैल्यू फैच होके एवरी टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। लेट्स से अगर मैं इस प्रोग्राम को रीलोड करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो काउंटर है वो वहीं से स्टार्ट होता है। मीन्स वो रीसेट होके 1 नहीं हो रहा है, वो अगेन 18 था तो 18 से स्टार्ट रहा है। मीन्स जो भी उसकी लास्ट वैल्यू है वहीं से वो स्टार्ट हो रहा है, विच इंडिकेट्स जब हम सेशन स्टोरेज यूज़ करते हैं तो जब तक हम ये टैब क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा सेशन स्टार्ट ही रहेगा। लेट्स से मैं सेम प्रोग्राम कॉपी करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा बटन 1 टाइम्स, मीन्स यहाँ पर मेरा एक नया सेशन शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बटन है 7 टाइम्स 8 टाइम्स। ओके, अब मैं यहाँ पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा बटन जहाँ से मैंने लास्ट मेरा जो काउंटर होगा, जो भी काउंटर वैल्यू होगी वहीं से ये स्टार्ट होगा। मीन्स ये जो हमारा एग्जाम्पल है, मीन्स सेशन स्टोरेज जो है वो टैब के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स सेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं डिफरेंट सेशन स्टार्ट करता हूँ तो मुझे हर बार मेरा जो काउंटर है वो 1 से ही रीसेट होके स्टार्ट होगा। बट अगर मैं सेम टैब के अंदर कभी भी जाकर उसे रीसेट, अगर मैं रीलोड भी करता हूँ और फिर से ये बटन क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा हर बार जब तक मैंने टैब क्लोज नहीं की है तब तक सेम काउंटर, मीन्स मेरे लास्ट वैल्यू के अंदर वैल्यू अपडेट करके ये मुझे दिखाता रहेगा। तो ये है हमारा सेशन स्टोरेज। तो हमने टोटल 2 आज प्रैक्टिकल देखे थे, लोकल स्टोरेज का और सेशन स्टोरेज का। लोकल स्टोरेज में हम सिस्टम के अंदर वैल्यू डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा प्रोग्राम है वो मैं किसी और टैब के अंदर भी अगर ओपन करता हूँ तो मुझे आउटपुट सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये जो लोकल स्टोरेज का प्रोग्राम है उसमें हमने डेटा सिस्टम में लोकली स्टोर किया था। वाइल सेशन में क्या होता है, हम जब जब न्यू टैब ओपन करते हैं हमारा एवरी टाइम एक नया सेशन शुरू होता है, तो उस केस में हमारा काउंटर भी हर बार 1 से इनिशियलाइज होके हमारा काउंटर इंक्रीज हो रहा है। तो ये है हमारा सेशन का प्रोग्राम। लोकल में, लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा लोकली स्टोर होता है, सेशन स्टोरेज में हमारा डेटा कुकीज़ में स्टोर होता है। मीन्स हमारा जो ब्राउज़र है उसकी जो इंटरनल मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी, उसमें ये स्टोर होता है। जैसे ही मैं ये दोनों टैब क्लोज कर देता हूँ मीन्स अब मेरे सिर्फ लोकल स्टोरेज के प्रोग्राम रन हो रहे हैं, सेशन स्टोरेज का प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं सेशन स्टोरेज का प्रोग्राम फिर से रन करता हूँ तो मुझे अगेन 1 से इंक्रीमेंट होकर ही मुझे ये प्रोग्राम मेरा काउंटर दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं क्लिक करते ही बटन 1 से
शुरू हो जाता है। मीन्स ये है हमारा डिफरेंस भी लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का। हम स्लाइड पे बैक करते हैं। तो हमने दोनों स्टोरेजेस देख लिए हैं, लोकल और सेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा वेब वर्कर एपीआई का। वेब वर्कर एपीआई क्या है वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में ही देखेंगे। गाइस आज जो हमने दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, लोकल स्टोरेज के और सेशन स्टोरेज के, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे खुद से परफॉर्म करें और इस प्रोग्राम को रन करें। अगर आपको ये प्रोग्राम रन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस होती है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जो भी आपने इश्यूज फेस किए हैं उसको रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे वेब वर्कर एपीआई। थैंक यू।